हाँ, ये क्वेश्चन 2 है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। चलिए इसको देखते क्या कह रहा है। नेम सम नोटेबल इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेटेड इंडियाज पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। मैंने कुछ जाने माने अर्थशास्त्रियों के नाम बताइए जिन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम में भारत के पर कैपिटा इनकम के बारे में कुछ अनुमान लगाया था। As the British government was never interested in upliftment of our country, so they never took any initiative to measure India's national and per capita income. चूँकि ब्रिटिश के दिमाग में दिलो दिमाग में कहीं कोई जगह ही नहीं थी भारत के लिए कि भारत का चारित्रिक आर्थिक विकास किया जाए, इसलिए उन्होंने कभी कोई इनिशिएटिव ही नहीं लिया, कोशिश ही नहीं की कि भारत के राष्ट्रीय आमदनी या पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आमदनी को दिखाया जाए, कैलकुलेट किया जाए। दो सम ऑफ द इकोनॉमिस्ट्स, लेकिन कुछ अर्थशास्त्री लोगों ने ट्राई टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, बट द रिजल्ट्स आर मिक्स्ड एंड कन्फ्लिक्टिंग। कुछ अर्थशास्त्रियों ने अपनी स्वप्रेरणा से भारत के राष्ट्रीय आमदनी और पर कैपिटा इनकम के बारे में कुछ अनुमान लगाया था, लेकिन उन सभी के रिजल्ट को अगर आप देखोगे तो थोड़ा आपको एक दूसरे से कंट्रोवर्शियल लगेंगे। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द नोटेबल इकोनॉमिस्ट्स हु वेयर एंगेज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। तो कुछ भारतीय अर्थशास्त्री जिन्होंने कोशिश की, या वो इकोनॉमिस्ट जो भारत के बारे में कुछ बताना चाहते थे दुनिया को, उन्होंने कुछ एस्टिमेशन किया था। वो सब थे एक दादा भाई नरोजी, विलियम दिग्बे, फिंडले सिराज, VKRV राव एंड RC देसाई। तो ये 5 लोगों फेमस इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने भारत और भारतीय के बारे में कुछ आर्थिक ढांचा हमारे पास रखने का कोशिश किया था। आउट ऑफ दीज VKRV राव estimates are considered to be significant. Most of these studies reveal that Indian economy grew at even less than 2% during 1900-1950, with 0.5% growth in per capita output per year. मतलब ये जो 4-5 इकोनॉमिस्ट हैं उनमें सबसे बड़े जो ज़्यादा प्रभावी रहे वो रहे VKRV राव, और उनके स्टडी से पता चलता है कि भारत का जो इकोनॉमी था 1900 से 1950 के बीच में 2% से भी कम से ग्रो किया था, और सालाना प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति उत्पादन पर कैपिटा आउटपुट 0.5% से भी कम था। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट वर द मेन काउजेज ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। क्या कारण था कि भारत की जो खेती थी वो स्टैग्नेट कर गई थी, स्थिर हो गई थी, उसमें कोई उत्थान नहीं हुआ, क्या कारण थी। अंडर द कॉलोनियल रूल इंडिया वॉज बेसिकली एन एग्रेरियन इकोनॉमी employing nearly 85% of its population. Nevertheless, the growth of the agriculture sector was meager. The following are the causes explaining stagnancy in Indian agriculture sector during the colonial rule. मतलब कॉलोनियल शासन में भारत तो एक कृषि प्रधान देश था, करीब 85% आबादी कृषि पर निर्भर करती थी, लेकिन भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में जो विकास था वो मीगर था, इसलिए उसको स्टैग्नेंट कहा गया। और कुछ कारण जो थे वो क्या थे। पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। दिस वाज ड्यू टू प्रिवेलेंस ऑफ वेरियस सिस्टम्स ऑफ लैंड सेटलमेंट, पार्टिकुलरली जमींदारी सिस्टम। दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन बंगाल इन 1793। मतलब ब्रिटिशर्स लोगों के द्वारा भारत में लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करने का सिस्टम जमींदारी सिस्टम के रूप में 1793 में बंगाल में सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में स्टार्ट हुआ था। अंडर दिस सिस्टम जमींदार्स ओनर्स ऑफ लैंड वेर रिक्वायर्ड टू पे वेरी हाई रेवेन्यूज लगान टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट विच दे यूज टू कलेक्ट फ्रॉम द पीजेंट्स लैंडलेस लेबरर्स हु वेर एक्चुअली कल्टिवेटिंग। मतलब जो भी जमींदार एरिया वाइज ज़मीन के मालिक बनाए जाते थे उन लोगों से ब्रिटिशर्स काफ़ी हाई रेवेन्यू लगान लेती थी।
तो अल्टीमेटली उस ज़मींदार्स को अपने एरिया के फार्मर्स पीजेंट्स जिनको खेती करने के लिए ज़मीन देता था उनसे भी हाई लगान लेना पड़ता था, क्योंकि अगर वो हाई लगान फार्मर से लेंगे फिर उसका एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिशर्स को देंगे, फिर बाकी बचे इनकम से ज़मींदार अपना लग्जरी लाइफ और अपना स्टेटस मेंटेन करते थे। The zamindars were mainly concerned with extracting high revenues from the peasants but never took any steps to improve the productivity of the land. This resulted in low agricultural productivity and worsened the peasants economically. अब देखो जी, इधर ज़मींदार परेशान है फार्मर से हाई लगान लेने में, और उस हाई लगान का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिशर्स को देते थे। इसी मैनेजमेंट में ही ज़मींदारों का टाइम और माइंडसेट वेस्ट हो जाता था। कभी उनका इस बात पे ध्यान ही नहीं लगता था कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप किया जाए, आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम को ठीक किया जाए, कुछ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का हेल्प किया जाए। ये सब के बारे में वो लोग कभी सोचे ही नहीं। वो सिर्फ रेवेन्यूज़ पे कंसंट्रेट करते थे, लगान पे कंसंट्रेट करते थे, बाकी चीज़ों पे ज़मींदार्स का कोई अटेंशन ही नहीं जाता था। फोर्सफुल कमर्शियलाइजेशन। Initially, before the British rule, the farmers were practicing conventional subsistence farming. They used to grow crops like rice and wheat for their own consumption. But afterwards, in order to feed British industries with cheap raw materials, the Indian farmers were forced to grow commercial crops like indigo required by British industries to dye textiles instead of food crops like rice and wheat. This led to the commercialization of Indian agriculture. This commercialization of Indian agriculture not only increased the burden of high revenues on the poor farmers, but also led India to face shortage of food grains, resources, technology and investment. Therefore, Indian agriculture remained backward and primitive. मतलब कि भारत में ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, उनके जो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज़ थी उन्हें कुछ एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल भी चाहिए था, जैसे जूट चाहिए था, जैसे कॉटन चाहिए था, जैसे इंडिगो चाहिए था। तो यहाँ पे फार्मर्स लोगों को फोर्स करके वो क्या किए, जो ट्रेडिशनल उनका फार्मिंग था, कन्वेंशनल फार्मिंग में वो राइस का, वीट का खेती करते थे, उन सब के बदले वो फार्मर्स को ब्रिटिशर्स लोगों ने डायरेक्शंस दिया ज़मींदार के थ्रू से कि जो क्रॉप ग्रो करने के लिए बोला जाएगा वही ग्रो करेंगे, अपने मनचाहे हिसाब से कन्वेंशनल स्टाइल में फार्मिंग नहीं करेंगे। और इंडियन फार्मर्स कंपेल होकर के राइस या वीट की खेती छोड़ करके उन्हें कहीं इंडिगो की, कहीं कॉटन की, कहीं जूट की खेती करनी पड़ी, और उसको काफ़ी चीप प्राइस में ब्रिटिशर्स परचेज कर लेते थे और रॉ मटेरियल्स के रूप में उसे ब्रिटेन भेज देते थे। ब्रिटेन की इंडस्ट्री में वो यूज़ होता था, फिर वहाँ से वो फिनिश्ड गुड्स बन करके भारत में ही आकर के बिकता था। और इधर इंडिया में जब कन्वेंशनल फार्मिंग राइस और वीट छोड़ करके कॉटन, जूट और इंडिगो ने ले लिया, तो इंडिया में जो बेसिक फूड रॉ मटेरियल्स था, राइस और वीट का, वो उसकी कमी होने लगी, और इसलिए इंडियन एग्रीकल्चर पिछड़ा अवस्था में रह गया। और ये कैश क्रॉप्स लैंड के फर्टिलिटी को भी इन्फ्लुएंस करते थे। फिर है लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ एंड रिसोर्सेस। मतलब एक तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम के कारण लॉस हुआ, काफ़ी हाई लैंड रेवेन्यू थे, लगान थे। दूसरा था कि फोर्सफुल कमर्शलाइजेशन के कारण एग्रीकल्चर इम्पैक्ट हुआ। तीसरा लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ एंड रिसोर्सेस, जो पूरी दुनिया भर में हर जगह गवर्नमेंट कोशिश करती थी कि एक आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम भी ठीक किया जाए कि सिर्फ एग्रीकल्चर मानसून पे ही डिपेंड ना रहे। वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ इंडिया में कहीं नहीं दिख रहा था। आर्टिफिशियल कैनल्स, पॉन्ड्स, वेल एक्सेट्रा को बिल्डअप करने के, रिवाइव करने की कोशिश ब्रिटिशर्स लोगों ने कहीं नहीं की। और जो मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स चाहिए थे एग्रीकल्चर सेक्टर को
बूस्ट करने के लिए, अचानक क्लैमिटीज़ से बचने के लिए, ये सब भी कुछ नहीं कहीं मिला। देखिए यहाँ क्या लिखा हो, बिसाइड्स द अबव फैक्टर्स इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो फेस्ड लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, इनसिग्निफिकेंट यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का भारत में तो लोग यूज़ करते ही नहीं थे। ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक तरह से परंपरा थी। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, और फार्मर्स लोग इतने बड़े नहीं थे कि वो ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट कर सके। इसके अलावा फ्रिक्वेंट फेमिन्स, बार बार सूखा पड़ना या बाढ़ होना, एंड अदर नेचुरल क्लैमिटीज और किसी प्राकृतिक कारणों से फर्दर एक्सैगरेटेड द एग्रीकल्चरल परफॉर्मेंस एंड मेड इट मोर वल्नरेबल। क्या हुआ, दिन पर दिन एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति बदतर से बदतर हो गई और कभी एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैंड बाई मोड में नहीं रहा, वो स्टैग्नेंट हो गई और ख़राब से ख़राब होती गई। थैंक यू।